स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी का जो टर्म 1 के सिलेबस के अंदर जो आपकी कविताएं हैं वसंत आया और तोड़ो, इन दोनों के ही काव्यांश आधारित प्रश्न से जो एमसीक्यू आ सकते हैं वो आपको करवाने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने है। आप अपनी समस्याएं आके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, आप इसको सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, वसंत आने की सूचना कवि को कहाँ से मिली थी? दहकते ढाक के जंगलों से, ऑफिस के कैलेंडर से, वृक्षों से झड़ते पत्तों से, या नवकोपलों से? तो कवि को कहाँ से मिली? ऑफिस के कैलेंडर से। कवि के कार्यालय में किस दिन का अवकाश था? वसंत पंचमी, रामनवमी, नाग पंचमी या जन्माष्टमी? तो कवि के ऑफिस के अंदर जो है वसंत पंचमी का अवकाश था, यानी कि हॉलीडे था। अगला प्रश्न, कोई 6 बजे सुबह फिर की सी आई। यहाँ पे कोई किसके लिए इस्तेमाल किया गया? कौन आई सुबह 6 बजे? बरसात, कली, हवा या पानी, ओ सॉरी पत्ती? तो सुबह 6 बजे हवा आई, गुनगुनी सी, ठीक है, थोड़ी सी। अगला प्रश्न है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। वसंत पंचमी के अमोघ दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया? विद्यालय में वसंतोत्सव, दफ्तर में उस दिन की छुट्टी, पंडालों में मां सरस्वती की पूजा का विधान, या ये सभी विकल्प सही हैं? तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं क्या है। कवि वसंत के आगमन का प्रमाण किसे मानता है? दफ्तर में हुई छुट्टी को, घर में मां सरस्वती की पूजा को, लोगों को पीले वस्त्र पहने देखे हुए उसको, या घर में बने पीले चावल खाकर? तो वसंत आगमन का प्रमाण जो है वो है दफ्तर में हुई छुट्टी। ओके, तो क सही हो जाएगा। वसंत में ढाक के जंगल कैसे दहकते हैं, इसका पता हमें कैसे चलता है? क्या कवि जंगल में जाता है, जंगल में जाता है उसके बाद बता रहा है, या टीवी में देखकर बता रहा है, या कविताओं में पढ़कर, या ये सभी विकल्प सही हैं? तो कवि जो है वो कविताओं को पढ़कर हमें बताता है, ठीक है, कि वसंत के उसमें क्या होता है, ढाक के जंगल दहकने लगते हैं। बड़े बड़े पियराए पत्ते, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या यमक? तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, फिर की सी आई, इसके अंदर कौन सा अलंकार है? ठीक है, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार? तो इसके अंदर फिर की सी, सा से सी, ठीक है, इसमें उपमा अलंकार होता है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। फिर इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। दहर दहर दहकेंगे, इसमें कौन सा अलंकार आना चाहिए? मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास या ये सभी? ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे। फिर अगला प्रश्न है, वसंत आया कविता में कवि की क्या चिंता है? सबसे बड़ी टेंशन क्या है? मनुष्य का प्रकृति से टूटता हुआ नाता, या मनुष्य को ऋतु परिवर्तन का ज्ञान होना, या कविताओं से पढ़कर प्रकृति का ज्ञान लेना, या इनमें से कोई नहीं? तो कवि को यही दिक्कत है कि मनुष्य का जो एक रिश्ता है प्रकृति से टूटता जा रहा है, मनुष्य को प्रकृति के बारे में ज्ञान कम होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, मनुष्य आधुनिकरण की तरफ जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है, वसंत आगमन से प्रकृति में कौन सा परिवर्तन नहीं होता? कौन सा ऐसा बदलाव है जो नहीं होता? ऊंचे ऊंचे वृक्षों के पत्ते झड़ने लगे, ठीक है, हवा शुद्ध व सुगंधित हो गई, सही है, ढाक के जंगल दहकने लगे, सही है, वृक्षों पर कोयलों का कूकना बंद हो गया। भाई ऐसा तो नहीं होता, कोयल क्यों कूकना बंद करेगी? तो ये हमारा लास्ट वाला जो जो विकल्प है ये सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर अगला प्रश्न है, मिट्टी में अनूठा रस होने के कारण क्या उगती है? दूब, खर, चोला, चोलाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर यहाँ पे दूब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता का संदेश क्या है? मनुष्य का प्रकृति से गहरा संबंध, मनुष्य का प्रकृति से टूटता नाता, मनुष्य और प्रकृति का साहचर्य, या ये सभी विकल्प सही हैं? तो इसमें यह है कि मनुष्य कैसे प्रकृति से जो है अलग होता जा रहा है, ये ज्यादा इसमें बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले, ठीक है, ये काव्यांश आया हुआ है, यहां से लेकर ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया, ठीक है। तो ये काव्यांश से देखते हैं क्या प्रश्न आए हुए हैं।
प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो हम जानते हैं वसंत आया से लिया गया है ये काव्यांश। फिर अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? व्यक्ति की पुरातन जीवन शैली पर, व्यक्ति की पुरातन मृत परंपराओं पर, व्यक्ति की आधुनिक जीवन शैली पर, या व्यक्ति की अस्वीकार्य जीवन शैली पर? तो कवि ने यहाँ पे आधुनिक जीवन शैली, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, उसके ऊपर व्यंग्य किया है। अब अगला प्रश्न है, बहन अपने भाई को स्नेहपूर्वक यानी कि प्यार से क्या कहकर पुकारती है? का, बा, दा या चा? तो बहन दा कहकर पुकारती है। ठीक है। कवि ने कैसे जाना कि वसंत आ गया है? जब उसके पैरों के नीचे पत्ते चरमराए, सड़क के किनारे लाल रंग की बजरी बिछ गई थी, ओके, हल्की हल्की गर्मी पड़ रही थी, और जब फिरकी सी यानी कि गोल चक्कर मतलब हवा बही, और ये सभी विकल्प सही हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये सारे ही हमें मतलब बताए गए हैं परिवर्तन जो होते हैं, जो कवि ने खुद महसूस करे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसके अंदर। अब अगला प्रश्न है, कवि ने बाधाओं का प्रतीक किन्हें कहा है? पत्थर, चट्टान, दूब, बंधन या मिट्टी? तो बाधाओं का जो प्रतीक है वो पत्थर और चट्टाने हैं। ठीक है। उसके बाद, साहित्यकार श्रेष्ठ साहित्य की रचना कैसे कर सकता है? चिंतन करके, प्रकृति से जुड़कर, नव विचार उलझकर, ठीक है, या रूढ़ियों से मुक्त होकर? तो ये सही हो जाएगा, रूढ़ियों से मुक्त होकर ही हम अच्छा साहित्य लिख सकते हैं। फिर है, परती को खेत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? पड़े रहना पड़ता है, सींचना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है या जोतना पड़ता है? तो हमें कहीं ना कहीं परती को खेत में बदलने के लिए जो है सही आंसर जो है इसका जो है तोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, मन की ऊब तथा खीज से मुक्त होना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह हमें सुस्त करती है, क्योंकि यह नव सृजन में बाधा उत्पन्न करती है। यस, जो नया जो हमारे दिमाग में विचार आना चाहिए, नव सृजन, इसके अंदर ये बाधा उत्पन्न करेगी अगर मन की ऊब, जो रूढ़िवादिताएं हम दिमाग में भर के बैठे हैं, जो पुराने विचार और ये सब, ठीक है, इनसे हमें जल्द से जल्द मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ख सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मिट्टी में रस किस प्रकार आता है? ठीक है, तो मिट्टी में रस किस प्रकार आता है? अच्छे प्रकार से जोतने पर। जब जुताई अच्छे से होगी तो मिट्टी में भी रस होगा। फिर अगला प्रश्न है, कविता का आरंभ किस शब्द से होता है? तो आप सभी जानते हो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यहां से होता है, तो ख सही हो जाएगा। कवि ने गोड़ो 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 शब्द से कविता का अंत क्यों किया? ठीक है, गोड़ो 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 से क्यों किया? सृजन कार्य को सफल बनाने के लिए, नव निर्माण करने के लिए, नव निर्माण की बुनियाद रखने के लिए, या ये सभी विकल्प सही हैं? तो गोड़ो 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 शब्द से कविता का अंत इसीलिए किया गया कि सृजन कार्य जो है वो सफल हो। ठीक है, तो क सही हो जाएगा। मिट्टी कब बीज को अंकुरित करने में सहायक होगी? रंगहीन होकर, रस युक्त होकर, खनिज युक्त होकर, या दूब रहित होकर? तो इसके अंदर जब मिट्टी रस युक्त होगी, जब मिट्टी में रक्त जो है रस होगा, तभी वो बीज को अंकुरित अच्छे से कर पाएगी। तो ख सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पे सामने, तोड़ने का काम पूरा होने के बाद क्या होता है? विश्राम, नवनिर्माण होता है, विचार मंथन होता है, या इनमें से कोई नहीं? जब तोड़ने का काम पूरा होता है तो नवनिर्माण फिर शुरू होता है। ठीक है, ख सही हो जाएगा। परती भूमि खेत में कब बदलती है? जब वर्षा होती है, जब गर्मी पड़ती है, जब कंकड़ पत्थर चट्टानों को तोड़ दिया जाता है, या ये सभी विकल्प सही हैं? तो हमारा ग सही होगा, जब हम कंकड़ पत्थर और ये चट्टानों को तोड़ेंगे जब ही परती भूमि जो है खेत में बदलती है। कवि आधे आधे गाने से क्या कहना चाहता है? आधे अधूरे गीतों से रचना सार्थक नहीं लगती, या आधे आधे गाने सुनने में निष्प्राण लगते हैं, आधे आधे गाने मन में खींच उत्पन्न होती है, या ये सभी विकल्प सही हैं? तो ये सारी ही बातें सही लिखी हुई हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं, कवि के अनुसार रचनात्मकता में क्या बाधक है? जिज्ञासा, आत्मगौरव, ऊब या अभिमान? तो ऊब, ठीक है, ये हमारी रचनात्मकता के अंदर एक बाधा है, ठीक है, कवि के अनुसार, तो ये सही हो जाएगा। मानव जीवन को, ठीक है, मानव जीवन को सरस बनाने में क्या चीज जो है वो बाधक होती है? मन की खींच, मन का उत्साह, मन का प्रबल होना, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो ह्यूमन जीवन है, मानव लाइफ जो है, ठीक है, इसको सरल और सरस अगर हमें बनाना है, लेकिन इसमें जो बाधा होती है वो मन की खींच होती है, हमारे पुराने विचार। अगर हम पुराने विचार लेके बैठे रहेंगे तो कभी भी हमारा जो है एक तरीके से कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, ना ही कोई विकास होगा। तो ये सही हो जाएगा। इसी के साथ कविता यहाँ पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना भी वीडियो को ना भूलें।
जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।